नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल का हो या क्लर्क सेक्रेटरी का हो, या फिर आपका कोई और भी जैसे लाइनमैन का एग्जाम हो गया, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम हैं एचपी एसएससी के। हर एक एग्जाम में आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 31 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोलते हैं, When Himachal Pradesh was granted full statehood in 1971, it became which state of India? बोलते हैं कि जब 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था। मोस्ट कॉमन और मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये 18वें नंबर का राज्य बना था, ये तो आपको पता चल गया। अब आप यहाँ से ध्यान रखिए कि जब ये 18वें नंबर का राज्य बना था, तो उस टाइम ये भारत की जो था वो प्रधानमंत्री कौन होती थी। प्रधानमंत्री होती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने जो था वो शिमला के रिज मैदान से जो था ये घोषणा की थी कि भारत को जो है, हिमाचल को जो है वो भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है वो बनाया जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। इससे पहले हिमाचल का स्टेटस क्या रह चुका है। इससे पहले देखो, 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अब 15 अप्रैल 1948 को जब इसका गठन किया गया था, तब इसको 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो इसको गठित किया गया था। 4 जिले उस टाइम यहाँ पर हुआ करते थे। इसके बाद 1951 में जो था वो हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का यानी कि पार्ट सी स्टेट जो था वो बना दिया गया था। इसके बाद 1956 में हिमाचल प्रदेश को जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ध्यान रखिए, 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। ये सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है हिमाचल की वो। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में बोलते हैं, इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड प्रजामंडल डिमांड एवोल्यूशन ऑफ बेगार इन 1939। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में जो था वो प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के उन्मूलन की मांग की थी। तो ये मांग की गई थी किस प्रिंसली स्टेट के द्वारा? धामी प्रिंसली स्टेट के द्वारा। ऑप्शन ए जो है 32 का सही आंसर है। अब धामी प्रिंसली स्टेट ने जो था ये मांग की थी एवोल्यूशन ऑफ बेगार को लेकर, बेगार प्रथा को लेकर। अब यहाँ से भी आप कुछ याद रखिए। यहाँ से आप क्या याद रखेंगे कि धामी में एक गोलीकांड हुआ था, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये 16 जुलाई 1939 को जो था वो गोलीकांड हुआ था। पहला आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि धामी जो है, धामी गोलीकांड जो हुआ था, इसके पीछे मुख्य कारण क्या था और इसको लीड कौन कर रहा था उस टाइम। तो देखो, उस टाइम जो था एक धामी प्रेम प्रचारिणी सभा हुआ करती थी। इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी। अब लोग चाहते थे कि इन पाबंदियों को हटाया जाए, परंतु धामी के जो राणा हुआ करते थे, इन्होंने इनकार कर दिया कि इन पाबंदियों को नहीं हटाया जाएगा। तो 1939 में भागमल चौहटा, ध्यान रखिएगा, भागमल चौहटा के नेतृत्व में जो था वो लोग धामी के लिए रवाना हुए थे। और उसके बाद 16 जुलाई 1939 को जो था ये धामी गोलीकांड हुआ था। इसमें जो था बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे और 2 व्यक्ति जो था वो मारे भी गए थे। भागवत चौटा का नाम याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 39 क्वेश्चन बोलते हैं, नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। ये जो नूरपुर प्रिंसली स्टेट था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नूरपुर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? जेठपाल के द्वारा। ऑप्शन ए राजा जेठपाल जो है वो सही आंसर। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? पहले तो आप ये याद रखिए। देखो, नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो डिस्कस की थी, वहां पर शायद मैंने कुछ आगे पीछे बोल दिया होगा। तो वहां पर सुंदरनगर का पुराना नाम मैंने शायद कुछ आगे पीछे बोल दिया था, तो ध्यान रखिए। सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़ है। और सुंदरनगर की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना राजा गरुड़ सेन के द्वारा की गई थी। तो अब इसको आप करेक्ट कर लीजिए अगर मैंने वहां पर कुछ आगे पीछे बोल दिया हो। अब वापिस बात करते हैं नूरपुर की। नूरपुर की स्थापना किसने की थी? राजा जेठपाल ने की थी। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे? नूरपुर के राजा थे जसपाल, जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। नूरपुर के ऐसे राजा जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे, तो नूरपुर के राजा भीमपाल जो था वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। नूरपुर के एक काफी फेमस राजा हुए, इनका नाम था राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह ने क्या किया था? राजा जगत सिंह ने जो था वो धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रखा था। अब नूरपुर नाम क्यों रखा गया था? उस टाइम राजा जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान जहांगीर के द्वारा जो था वो नूरपुर विजिट किया गया था। अब जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां को सम्मान देते हुए जो था वो इन्होंने नूरपुर का नाम, धमेरी का नाम जो था वो नूरपुर रख दिया था। तो ये याद रखिए।
नूरपुर रियासत जो थी, इस रियासत के अंतिम शासक कौन थे? इस रियासत के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा वीर सिंह। राजा वीर सिंह इसके अंतिम शासक थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर। तो गोरखा कमांडर जो अमर सिंह थापा था, इसने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो जो गोरखा कमांडर था जिसका नाम अमर सिंह थापा था, इसने 1805 में जो था वो कांगड़ा किले पर अटैक किया था। हुआ क्या था, कांगड़ा के राजा संसार चंद हुआ करते थे। संसार चंद ने जो था बहुत ज़्यादा आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया कहलूर के ऊपर। उस टाइम कहलूर के राजा कौन हुआ करते थे? उस टाइम कहलूर के राजा राजा महान चंद हुआ करते थे। अब राजा महान चंद के कार्यकाल के दौरान राजा संसार चंद ने बहुत ज़्यादा आक्रमण जो था वो कहलूर पर किया। अब कहलूर इन सब से जो था वो तंग आ गया था। कहलूर ने क्या किया, कहलूर ने जो था वो गोरखाओं को आमंत्रित किया। गोरखाओं को आमंत्रित किया, उनको कहा कि आप आओ यहाँ पर, हम आपका साथ देंगे और आप जो है क्या करो, कांगड़ा के ऊपर अटैक कर दो। तो गोरखाओं ने वही किया, वो यहाँ पर आए। कहलूर ने और कुछ और भी रियासतों ने गोरखाओं का साथ दिया और संसार चंद को जो था वो पराजित कर दिया गया 1805 में। 1805 में जब पराजित किया गया था तो ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? ये युद्ध महल मोरिया में हुआ था। महल मोरिया जो कि प्रेजेंट टाइम में हमीरपुर में पड़ता है। तो इस तरह से जो था वो बाद में चलकर संसार चंद को जो था वो कांगड़ा किले में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। और उसके बाद 1809 में जो था वो संसार चंद ने जो था वो एक ज्वालामुखी की संधि के ऊपर भी हस्ताक्षर किए थे महाराजा रणजीत सिंह के साथ। बहुत लंबा सिनेरियो चला था, परंतु आप कह लीजिए कि इस अटैक के बाद जो था कांगड़ा की जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट गई थी। कांगड़ा बहुत कमज़ोर जो था वो पड़ गया था। तो ये सब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 35 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में कितनी है? टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो वो है 5। अब 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कौन कौन सी हैं, इनके क्या नाम है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनमें एक तो आपका शिमला आता है, दूसरा आपका धर्मशाला आता है। शिमला और धर्मशाला के अलावा जो है इनमें जो है सोलन आता है, मंडी आता है, पालमपुर आता है। तो ये 5 हैं टोटल, सोलन, मंडी, पालमपुर, शिमला, धर्मशाला। इनके नाम आप याद रखिए कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसको आप इंडियन पॉलिटी के साथ आप जोड़िए। आप देखिए, आप मुझे बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सी अमेंडमेंट है जो इनके बारे में बात करती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 74th नंबर की जो अमेंडमेंट है, अभी कौन से ईयर की अमेंडमेंट है? ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1992 की अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट किस बारे में बात करती है? ये बात करती है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। ये आपने ध्यान रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 और इसका विभाग ए, पार्ट 9A जो है वो बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 243। अब 243 में जो है वो आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक जो है ये आर्टिकल हैं जो बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं बंदलाधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बंदलाधार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर हम बंदलाधार की बात करें कि बंदलाधार जो है वो कौन से जिले में स्थित है, बंदलाधार जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आती है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब बंदलाधार के बारे में जानिए। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आती है बंदलाधार। बंदला में जो है एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थित है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में कहाँ पर स्थित है? बंदला में स्थित है। और दूसरा आप ध्यान रखिए बिलासपुर में कौन कौन सी धारें आती हैं। बिलासपुर में बहादुरपुर धार आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट धार है बिलासपुर की, डानविन वैली। डानविन वैली जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ये बिलासपुर में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। बिलासपुर में जो है उधार झंझियार भी आती है। बिलासपुर में नैना देवी की पहाड़ियाँ भी आती हैं। बिलासपुर में कोट पहाड़ियाँ भी आती हैं, कोट हिल्स जिसको आप कहते हैं। बिलासपुर में जो है रतनपुर की पहाड़ियाँ भी आती हैं। तो ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बिलासपुर में स्थित हैं। ये अलग अलग पहाड़ियाँ जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखें। आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लामा झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लामा झील की बात करें कि ये मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ती है, तो लामा झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेपरेट वीडियो मैंने बताई थी जिसमें मैंने माइंड मैप के थ्रू आपको लेक्स के बारे में बताया था, परंतु एक बार फिर से हम लेक्स को रिवाइज करेंगे। पहले तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट लेक्स जानिए। डिस्ट्रिक्ट चंबा में लामा झील आती है, पहले आपने ये ध्यान रखना है।
दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट चंबा में मणिमहेश झील आती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में महाकाली झील आती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है चमेरा झील आती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में खजियार झील आती है, घड़ासरू झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है। ये घड़ासरू झील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर किन्नौर ऑप्शन में दिया गया है। किन्नौर में जो है वो मुख्य रूप से कौन सी झील पड़ती है? किन्नौर में मुख्य रूप से जो है वो नाको झील पड़ती है। नाको झील आपने ध्यान रखना है, किन्नौर में स्थित है। सोरंग झील आपकी किन्नौर में स्थित है। यहाँ पर लाहौल स्पीति दिया गया है। लाहौल स्पीति में एक तो चंद्रताल झील आती है, सूरजताल झील आती है, यूनामसो झील आती है। ये झीलें जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है। मंडी दिया गया है। मंडी की लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिवाल्सर लेक, पराशर लेक, ये तो मोस्ट कॉमन लेक्स हैं कहाँ की? मंडी की। कुमारवाह लेक मंडी में पड़ती है। कुमारवाह लेक के अलावा कलाशर लेक मंडी में पड़ती है, सुखसार लेक मंडी में पड़ती है, कुंतभ्योग झील जो है वो मंडी में पड़ती है। तो ये आपने मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो साथ में याद रखनी है। अच्छा, अभी एक एग्जाम हुआ था और उसमें पूछा गया था कि हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए, बहुत कॉमन है, जल्दी से बता दीजिए। आगे है जी 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं बिनवा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिनवा जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? बिनवा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ब्यास नदी की बात करें तो देखो, ब्यास नदी का वैदिक नाम आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले अर्जिकिया इसका वैदिक नाम है। ये कहाँ से निकलती है? ये रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो निकलती है। ब्यास नदी जो है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी बहती है, आपका ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी बहती है, आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी बहती है। इसकी बहुत ज़्यादा अलग अलग सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी आती हैं? एक तो ब्यास की सहायक नदी होगी बिनवा, बेन होगी, बाणगंगा होगी, सुकेती होगी, मानुनी होगी, लूणी होगी, चक्की होगी, गज होगी, हारला होगी, फूजल होगी, सरवारी होगी, देहर होगी, हंसा होगी, तीर्थन होगी, जीवनी होगी, सैंज होगी, सुकेती हो गई। इसकी बहुत ज़्यादा ये सहायक नदियाँ हैं। तो इनको जितना आप रिवाइज करेंगे उतने लंबे टाइम तक जो है वो याद रहेंगी। बस ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो ये याद रह जाएंगी। कोई बहुत बड़ा रट्टा मारने का काम इसमें नहीं होगा। सुनते सुनते ही जो है आपको याद रह जाएंगे और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली जो है वो टिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी टाइम से हमने ये रिवाइज भी नहीं किए हैं। तो बोलते हैं फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। हिमाचल प्रदेश के पहले जो चीफ कमिश्नर हैं वो पूछे गए हैं कि उनका नाम क्या है। तो वो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर के नाम की अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, तो वो थे हिमाचल के श्री NC मेहता। NC मेहता का नाम आपने याद रखना है। ये पहले चीफ कमिश्नर थे। जब 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, तब ये पहले चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के बने थे। ये KC मेहता कौन थे? KC मेहता के बारे में आपने याद रखना है। KC मेहता कई जगह KL मेहता लिखा होता है, तो ये हिमाचल प्रदेश के KL मेहता, ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी थे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। श्री S चक्रवर्ती कौन थे? श्री S चक्रवर्ती के बारे में आप ध्यान रखना है कि ये हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे। ये गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के पहले। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी? वो थी श्रीमती शीला कौल। और पहले गवर्नर थे श्री S चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश के पहले स्पीकर कौन थे विधानसभा के? वो थे पंडित जयवंत राम। पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी विधानसभा की? तो वो कौन थी? वो थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। ये आपने ध्यान रखना है। पहले चीफ जस्टिस कौन थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग। इनका नाम याद रखना है। प्रेजेंट टाइम में भी हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस जो है वो बनाए गए हैं। अब प्रेजेंट टाइम में जो नए चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के बनाए गए हैं, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जस्टिस अमजद सईद। तो जस्टिस अमजद सईद जो है वो हिमाचल प्रदेश के यहाँ नए चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस अमजद सईद के बारे में आप याद रखिए। इन्होंने जो है वो किसका स्थान लिया है? इन्होंने जो है वो स्थान लिया है जो चीफ जस्टिस हिमाचल के इनसे पहले थे, जो रिटायर हो गए, मोहम्मद रफ़ीक का। जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक का इन्होंने स्थान लिया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए, पूछते हैं पहाड़ बेगाने नहीं होंगे बुक इज रिटन बाय। ये जो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल के, शांता कुमार जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब शांता कुमार जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इसके अलावा इनके द्वारा और भी इंपॉर्टेंट किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं। इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें नहीं लिखी गई हैं? एक तो लिखी गई है इनके द्वारा लाजो किताब, एक लिखी गई है धरती है बलिदान, एक लिखी गई है देश भगत स्वामी विवेकानंद, एक लिखी गई है हिमालय पर लाल छाया। ये किताबें जो है वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई हैं। अच्छा, ये तो इन्होंने किताबें लिखी हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
इनके द्वारा क्या कोई किताब लिखी गई है, तो इन्होंने किताबें 2 लिखी हैं। इनका क्या क्या नाम है, एक तो है HP इट्स शेप एंड स्टेट, दूसरी किताब इनके द्वारा लिखी गई है पॉलिएंड्री इन हिमालयाज। तो ये भी आप ध्यान रखिए। ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में DN मजूमदार दिया गया है। तो DN मजूमदार भी आप कई बार पढ़ते हैं कि इनके द्वारा भी जो है वो कोई किताब लिखी गई है। अब इनके द्वारा जो है वो कौन सी किताब लिखी गई है, इनके द्वारा किताब लिखी गई है, इस किताब का नाम है हिमाचल पॉलिएंड्री। हिमाचल पॉलिएंड्री किताब DN मजूमदार के द्वारा जो है वो लिखी गई है। अब देखो जून महीना चला हुआ है प्रेजेंट टाइम में, जून महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाए जाते हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डे जून महीने के अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक भी आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 19,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाएगी ताकि आपको भी हेल्प मिल सके आने वाले एग्जाम में। अब जून महीने की बात करते हैं। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को ये मनाया जाता है। उसके बाद जो है 1 जून के बाद जो है वो 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है, 3 जून को जो है वो मनाया जाता है। 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है आपका, वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये 7 जून को जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे जो है वो मनाया जाता है। 8 जून के बाद जो है वो 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये डे मनाया जाता है 12 जून को, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। उसके बाद 14 जून को जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो मनाया जाता है। 15 जून को जो है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और 16 जून को जो था वो मार्टियरडम डे मनाया जाता है गुरु अर्जुन देव का, गुरु अर्जुन देव का मार्टियरडम डे, शहीदी दिवस जो है वो मनाया जाता है गुरु अर्जुन देव का। और उसके बाद 16 जून के बाद जो है जो इम्पोर्टेंट डे आता है वो 17 जून को आता है, ये आता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। 17 जून को जो है वो मनाया जाता है। 17 जून के बाद इम्पोर्टेंट डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को देखो वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे जब मनाया गया 2022 में, तो इसकी थीम क्या थी मैंने आपको बताई भी थी लास्ट वीडियो में। आप जल्दी से उस थीम का नाम कमेंट करके बता दीजिए। 21 जून को ही जो है वो वर्ल्ड म्यूजिक डे भी जो है वो मनाया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे भी 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून के बाद 23 जून को मनाया जाता है इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को जो है एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, साथ में यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो है वो मनाया जाता है 23 जून को, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। 23 जून के बाद जो है वो 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, ये डे 26 जून को मनाया जाता है। 29 जून को मनाया जाता है उसके बाद नेशनल स्टैटिक्स डे, नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को ही जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स भी जो है वो मनाया जाता है 29 जून को ही। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज आप याद रखिए जो जून महीने में मनाए जाते हैं। और इस बार जो योगा डे मनाया गया उसकी क्या थीम रखी गई थी वो भी आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी था। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी भी नहीं किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।